ठीक है, तो सब इंटरेस्टेड हो ना कि अब करना है, यस तो सर। फिर यस सर। थोड़ा बहुत रिस्क तो यस है। सर 12 तो कब से स्टार्ट हुआ सर टॉपिक? वही तो इस बार सोचे थे कि ऑफलाइन जो क्लास चलेगा उसमें 12 पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 क्लास में हमारा हीट ट्रांसफर खत्म हो जाता है, इसके बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बच जाएगा, उसको बीच बीच में कभी करेंगे। ठीक है, और 12th वाला हम लोग ऑफलाइन में शुरू करने सोचे थे, देखो क्या होता है, क्योंकि आज तो शुरू किए हैं ऑफलाइन, लेकिन बहुत गार्जियन लोग का इशू है कि से बच्चा लोग जाएगा तो ज्यादा दिक्कत है। वही तुम लोग से भी शायद पूछा ही जाएगा बाद में कि मतलब क्या है, क्या इशू है, गार्जियन से एक बार बात करके। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, और पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत इजी हैं, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, यानी कि हमें इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ना है, तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लंबा लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, नो डाउट। ठीक है, किसी भी बुक को उठा के देखोगे तो जो क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि अगर बेसिक टाइप के नहीं रहे तो लंबे, यानी 4-5 लाइन में रहते हैं बुक में लिखा हो। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे फॉर्मूले बेस्ड, यानी कि हीट के जितने भी मिल रहे हैं, हीट जो चैप्टर है इधर के जितने भी पोर्शन है, और जब 12th पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यानी कि 1-2 महीने में वो भी खत्म होगा, 1-1.5 महीने में पूरा, और लेकिन 30% 12th का सिलेबस वो भी। ठीक है, ओवरऑल अगर इन दोनों का ले ले तो 30 से 40% का सिलेबस कवर करता है जेईई मेंस का, लेकिन अगर हम मेहनत करें तो मुश्किल से 2-3 महीने में पूरे पे हम महारत हासिल कर सकते हैं, यानी कि हम अच्छा कर सकते हैं इन सब चैप्टर्स। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं, ये तो बात है कि ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं आता है, तो इसलिए छोड़ना नहीं, बार बार बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, और बाकी के जो तुम्हारे सीनियर्स पहले के जो स्टूडेंट हैं उन लोग भी आके बोला है, अपने दिक्कत बोला है, तो उन सब चीज को देखते हुए ही हम ये तुम लोग को बता रहे हैं। अब एक ही छोटा सा लाइफ है, अब इसमें तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दूसरों की गलतियों से सीख लोगे या फिर खुद ही गलती करके सीखना चाहते हो। ठीक है, तो उतना हमारे पास समय नहीं है कि हम गलती करके सीखें, इसलिए जो पहले लोग गलती कर चुके हैं उस गलती से भी सीखना चाहिए। ठीक है, यस तो सर। उस चीज पे ध्यान देना है, और ये सब चैप्टर्स जो भी हैं इनको करना है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, फिर एच.सी. वर्मा बना लो बुकलेट, आजकल में मतलब आज तक सेंड हो ही जाएगा, तो बुकलेट चला जाएगा, एच.सी. वर्मा बुकलेट बना लो इन सब चैप्टर के लिए, उससे ज्यादा हार्ड नहीं आता। प्रीवियस ईयर सब बना रहे हो ना, जो 41 ईयर्स यस प्रीवियस ईयर्स आता है, हाँ, तो उससे बनाते रहना है, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उस चैप्टर का क्वेश्चंस करने हैं, जो भी डाउट है उसे पूछा करो। ठीक है, वो मस्ट है, जो भी चैप्टर खत्म हो रहा है उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर मस्ट है, क्योंकि उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सबके पास लगभग होना चाहिए, जो 42 ईयर्स आता है, 41 ईयर्स अरिहंत का आता है, दिशा पब्लिकेशन का आता है, जो बढ़िया लगे ले सकते हो, सारे क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं। सर, ठीक है, इसका फिर तो एडवांस में क्या वेटेज होता है किसका? हीट का? हीट का रहता है, हीट में थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर, इन तीनों से लगभग, मतलब दोनों पेपर में 2-2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहते हैं। ठीक है, यानी कि 17-18 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1-2 तो रहते ही हैं, और मोस्टली या तो पैराग्राफ रहता है या फिर मैचिंग दे देता है। ठीक है, या मोर देन वन ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो
16-17 क्वेश्चन ही रहते हैं, उसमें से अगर मान लो दोनों पेपर मिला के 32 क्वेश्चन, उसमें से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब भी बहुत ठीक है परसेंटेज के हिसाब से देखे तो। और बहुत ही इजी रहते हैं अगर तुम एक बार समझ गए और अप्लाई करने, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं तो 2 चीजों में करेंगे। एक तो साइन, ठीक है, प्लस माइनस में दिक्कत करते हैं, और दूसरा सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही माइनर गलती लोग बोलते हैं लेकिन बहुत ब्लंडर गलती हो जाता है, वो है यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और यूनिट दे रखा होता है, हमें यूज कोई और यूनिट करना है, तो यूनिट चेंज नहीं करते हैं तो भी गड़बड़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गलतियां कब होगा, पहले से अगर करके बैठे रहोगे तो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू तुम एग्जाम में गलती करो। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कंडक्शन। कंडक्शन जो है हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर था, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई भी अगर एक जगह से दूसरे जगह तक हीट जाता है, तो हीट अगर जा रहा है तो मोस्टली किसकी वजह से, तो हीट का ट्रांसफर जो होता है वो किसकी वजह से, तो ड्यू टू वाइब्रेशन। अब हमने बोला था ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम, ठीक है, मॉलिक्यूल से एटम्स के वाइब्रेशन से एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है। यहाँ पे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स। ठीक है, तो मोस्टली जो है कंडक्शन ये देखने को मिलता है हमारा सॉलिड में, लेकिन अगर लिक्विड है, गैसेस हैं, तो हम जानते हैं कि लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस पार्टिकल में भी होते हैं, तो ये हमारे लिक्विड और गैसेस में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 90% जो होता है वो किस में रहेगा, हमारा उसमें रहेगा। 1 मिनट, हेलो, हाँ हाँ बनाम का हो, हाँ हाँ हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल से एटम होगा। अब हमने बोला कि ये गैसेस में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है, तो मोस्टली हम लोग जानते हैं कुछ गैस पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली बाउंड होते हैं, तो अगर हम उसे हीट करते हैं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, तो ज्यादा बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करता है, नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह खुद ही मूव कर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उससे बोल देते हैं कि उसमें कंडक्शन ज्यादा होता है फ्लूइड्स। लेकिन अगर हम थोड़े शॉर्ट एक्सटेंट के लिए देखें तो कंडक्शन उसमें भी पाया जा सकता है, गैसेस में भी। तो मोस्टली क्या होता है कि गैस पार्टिकल्स फ्री होते हैं, तो हीट लेके एक जगह से दूसरी जगह खुद मॉलिक्यूल चला जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उसमें कन्वेक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंडक्शन। तो इसलिए हमने बोला था कि जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ सॉलिड में होता है, लेकिन हम अगर स्मॉल एक्सटेंट की बात करें तो गैसेस में और लिक्विड्स में भी हो सकता है। तो ऑलवेज अगर ऐसा टर्म आए तो ये बात गलत है कि हाँ सिर्फ सॉलिड में होगा, ये बात गलत, ओनली इन सॉलिड ये गलत। हाँ, सॉलिड में होगा, मोस्टली सॉलिड में होगा, ये बात सही। ठीक है, अब सॉलिड्स में बात करें तो कन्वेक्शन सॉलिड्स में नहीं हो सकते हैं, तो कंडक्शन मोस्टली जो होता है सॉलिड में होता है। इसमें अगर कंडक्शन की बात ही कर रहे हैं तो एक तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है। तो हीट के बारे में गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सर जितने भी मेटल्स हैं उसको गुड कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ मेटल्स को ही? सर जो अच्छा तरह से जो सॉलिड फ्लो करते हीट को। सर जो हाँ हीट को ट्रांसफर कर देता है उसको गुड कंडक्टर कहते हैं। हाँ, गुड कंडक्टर यानी कंडक्टर में हम लोग बोलते हैं कि जो मटेरियल जिसमें से हीट आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, इजिली पास हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि वो गुड कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर जिसमें हीट आसानी से पास नहीं होता है,
जैसे कि अगर किचन में अपने जाओगे तो वहां पे देखोगे कुकर या फिर सॉसपैन ये सब रहता है, तो मेटल का या कॉपर का स्टील का ऐसा बना होता है हमारा हीट करने वाला, और जो हैंडल होता है उसमें प्लास्टिक या वुड लगा होता है। ठीक है, यानी को इसलिए क्योंकि हमें पकड़ना होता है। तो जो हम मेटल या स्टील की बात कर रहे हैं वो हीट आसानी से कंडक्ट कर पाता है, यानी कि एक जगह से दूसरे। वहीं पे हम जो नॉन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक का वुड जो रहता है वो हीट कंडक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम गुड कंडक्टर अगर हम बोलते हैं तो मटेरियल विच ट्रांसफर्स हीट इजिली। फर्स्ट डे जो एग्जांपल ले रखे थे कि स्टील का बेंच और लकड़ी का बेंच जिस पे हम बैठे थे, तो स्टील वाले में हीट ट्रांसफर ज्यादा तेजी से हुआ था, लकड़ी वाले में धीरे धीरे हुआ था। ठीक है, तो हमारे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली कि जो हमारा गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर जिसमें ज्यादा जल्दी हो रहा है उसे गुड कंडक्टर, जिसमें नहीं हो रहा है या फिर बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो उसे हम लोग बैड कंडक्टर कहेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सबको पता है कि गुड कंडक्टर में लोहा, मतलब जो भी मेटल्स होते हैं लगभग हमारे किस में आ जाते हैं, कंडक्टर्स में। और बैड कंडक्टर में रबर, स्टील, प्लास्टिक, इस तरह चीजें, रबर, प्लास्टिक ये सब जो होते हैं वो हमारा बैड कंडक्टर में आते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि गुड कंडक्टर इस वजह से है कि जो भी हीट है अंदर में, हीट जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक हीट जो है ज्यादा तेजी से कैरी कर पाते हैं। लेकिन नॉन कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, अपने प्लेस पे ही रहते हैं, तो उसमें ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो हम लोग बचपन से जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, अच्छा कंडक्टर किसे कहेंगे, बैड कंडक्टर किसे कहेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं जो नया टर्म है, वेरिएबल एंड एसटीडी स्टेट की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? ठीक है, किसी चीज को अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसमें वेरिएबल स्टेट एंड एसटीडी स्टेट किसे कहेंगे? अब जैसे कि हम मान लिए कि हमारे पास कैसा एक कोई भी ऐसा एक कंडक्टर है, यानी कि मेटल है, जिसे हम हीट कर रहे हैं, यानी कि इधर हम इसे हीट कर रहे हैं, यानी कि इधर का टेम्परेचर जो है हम बोल रहे हैं कि हॉटर साइड है, इधर जाते जाते वो कोल्डर साइड है। ठीक है, यानी कि हीट जो है हॉटर साइड से कोल्डर साइड की तरफ ट्रांसफर हो रहा हो। इनिशियली जब हम लोग इस रॉड को आग पे ले जाके रखेंगे तो क्या होगा कि इसमें का अगर हम ऐसे दो चार क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम कर लें तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे जो हीट के नजदीक है वहां पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, यानी कि जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन का देखें और इस पोजीशन का मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो हॉटर साइड में है उसका वाइब्रेशन ज्यादा है, यानी कि वहां का हीट ट्रांसफर जो है वो ज्यादा हो रहा होगा। क्लियर है? और जो एंड दूर है, यानी कि हॉटर से कोल्डर साइड है, तो उसका वाइब्रेशन जो होगा कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वहां पे हीट पहुंचा नहीं। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसे ही हीट धीरे 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 बढ़ता जा रहा है तो जो मॉलिक्यूल यहाँ है वो भी अपना मैक्सिमम वाइब्रेशन शो करे, ये भी अपना मैक्सिमम वाइब्रेशन शो करे। ठीक है, यानी कि उसके पास जितना हीट जाना था वो पहुंच चुका हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि शुरू में जो है हीट जा रहा है, हीट जो है एक इंच से दूसरे इंच तक ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जब बहुत देर के बाद होता है तो बहुत देर के बाद हर क्रॉस सेक्शन का जो हीट होता है वो लगभग सेम में ट्रांसफर कर रहा होता है, यानी कि यहाँ से जो क्यू हीट गया वही क्यू हीट यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी वही हीट जाएगा, हर जगह से सेम हीट ट्रांसफर होने लगता है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और इनिशियली जब हमने हीटिंग करना शुरू करा था तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड
वाटर से कोल्डर वेरी कर रहा है, तो उस केस में जो है हीट फ्लो सेम नहीं है हर सर क्रॉस आवाज सेक्शन कट पे, रहा है सर तो उसे बहुत हम ज्यादा। लोग बोलते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। हेलो, यस सर। नेटवर्क तो सही है, आ रहा है क्या अभी? हाँ यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो हम हर क्रॉस सेक्शन में कुछ ना कुछ हीट हॉटर से कोल्डर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इनिशियली हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जैसे कि अगर ये ए सेक्शन बोल रहे हैं, ये बी वाला बोल रहे हैं, तो ए पे इनिशियली जो हीट आया उसके वाइब्रेशन को बढ़ा रहा है और कुछ पार्ट जो है आगे की तरफ ट्रांसफर कर दे रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है घटता जाएगा, ऐसा ही होगा, यस सर। ठीक है। यानी कि जो ट्रांसफर एनर्जी है वो घटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि वेरिएबल है। लेकिन जब ये वाला है अपना मैक्सिमम ऑसिलेशन पे आ गया, उस समय जब हम एनर्जी इसको देंगे तो इसको तो अब जरूरत है नहीं, पूरा का पूरा क्या करेगा, आगे ट्रांसफर कर देगा। जैसे ये लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं, मान लो कुछ खाने के लिए हम दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पीछे तक ट्रांसफर कर दो, तो रसगुल्ला है तो बीच बीच में जो बच्चा पीछे ट्रांसफर कर रहा है उठा के खाते भी जा रहा है और फिर डब्बा पीछे करते जा रहा है, ठीक है। ऐसा ही बार बार चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब उसका मन भर जाएगा कि नहीं अब हम नहीं खाएंगे, तो जो भी डब्बा उसको मिलेगा उठा के वो पीछे ही दे देगा। तो इनिशियली हमें क्या दिखा कि जो ट्रांसफर ऑफ डब्बा था उसमें मिठाई की संख्या पहले कम कम यानी कि वेरिएबल ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन जब सबका मन भर गया, पेट भर गया, तब उन लोगों ने जो भी डब्बा मिला वो पीछे देते गए, यानी कि पूरा लास्ट तक जाके अगर देखेंगे तो वही का वही डब्बा हमें फिर से मिल जाएगा, क्योंकि अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि अब हम क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऐसा हो गया, ये एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन, हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है, तो इनिशियली जो भी हीट यहाँ से जाएगा वो हीट का कुछ पोर्शन इसे वाइब्रेट करने में लगेगा और कुछ पोर्शन आगे ट्रांसफर होगा। वैसे ही नेक्स्ट में जब आएगा तो जो ट्रांसफर एनर्जी था उसका कुछ पोर्शन इससे वाइब्रेट करेगा और कुछ ये ट्रांसफर कर देगा। यानी कि इनिशियल टाइम में हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, यानी कि हीट ट्रांसफर जो है वेरिएबल है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कि वो वेरिएबल स्टेट। लेकिन एक समय आएगा जब ये जो है मॉलिक्यूल है यहाँ से टूटेगा तो नहीं, ये अपने जो है मैक्सिमम वाइब्रेशन करने लगेगा। अब अगर हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो वो एनर्जी जो है अब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, पूरा का पूरा दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, नहीं अब मेरा मन भर गया अब हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये आगे वाले को ट्रांसफर कर देगा, आगे वाला भी बोलेगा कि अब हमको नहीं चाहिए, वो भी आगे को ट्रांसफर कर देगा। तो उस समय जो होगा यहाँ से जो भी हीट मिला वो आगे की तरफ ऐसा ट्रांसफर होते जाएगा, तो उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं एसटीडी स्टेट। क्लियर है, दोनों स्टेट का डिफरेंस क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो लिख लो वेरिएबल स्टेट, ठीक है। वेरिएबल स्टेट हम किसे कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ heat is not equal to ठीक है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो अगर हम देखेंगे तो इसमें हीट ट्रांसफर इक्वल नहीं होगा। और एसटीडी स्टेट अगर की बात करें, यानी कि हीट ट्रांसफर जो होगा हर क्रॉस सेक्शन से क्या मिलेगा हमें, इक्वल। यानी कि यहाँ पे अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से अगर हम क्यू दिए तो यहाँ से भी क्यू ही जाएगा, इधर भी क्यू, यहाँ भी हमें मिलेगा क्यू। इसे हम बोल रहे हैं कि ये हमारा स्टेडी स्टेट है। और अगर ऐसा ट्रांसफर हुआ, यहाँ से हम क्यू दिए,
यहाँ से ये क्यू डैश गया, फिर यहाँ दिए तो ये क्यू डबल डैश, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल पास हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। यानी कि इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर जो होगा विल बी सेम। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है मोस्टली स्टेडी स्टेट के बारे में बात होगा, लेकिन 10% क्वेश्चंस में हमें वेरिएबल स्टेट भी मिल सकता है, तो देखेंगे उसको कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, यानी कि अगर ऐसा है हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अगर हम टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि इधर हम हॉटर साइड बोल रहे हैं, इधर कोल्डर साइड बोल रहे हैं, तो हीट जब हम करते हैं तो ये बात ध्यान से देखे होगा कि अगर हम टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें, इधर टेम्परेचर बोल रहे हैं, इधर विथ लेंथ बोल रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है कि अगर यहाँ जहाँ आग जल रहा होता है वो एंड ज्यादा हॉट होता है एज कम्पेयर टू जो सबसे लास्ट में एंड होता है, यानी कि हमें टेम्परेचर जो वेरिएशन है ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें जहाँ पे जो एंड आग से टच होता है, यानी कि जिस एंड को हम सोर्स से टच करके रखे होते हैं, हॉटर एंड पे हो उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वो टेम्परेचर घटते जाता है, ऐसा ही होता है। बहुत लंबा अगर कंडक्टर रखे हो तो उसे हीट होने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है एकदम तक जाने में, और अगर हम टच भी करते हैं तो देखते हैं कि जो एंड हॉट साइड में था वो ज्यादा गर्म हो गया होगा, और जो एंड उससे दूर चलता जाता है उसका टेम्परेचर घटता गया होगा। फील किए होगे? ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर वर्सेस लेंथ का कर्व बनाए तो ऐसा हमारा टेम्परेचर वर्सेस लेंथ आएगा, यानी कि टेम्परेचर हॉटर एंड से जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर कम आएगा। लेकिन स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा सेम। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सर एक लाइन टाइम नोट पे करेंगे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आएगा टाइम से भी रिलेशन, किस रेट से जाएगा। यस रेट सर। की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइम से तो रिलेट करेंगे ही। इन वेरिएबल स्टेट some part of energy get absorbed in rod। ठीक है, सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है रॉड में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन स्टेडी स्टेट में ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसी यही रीजन है कि हम स्टेडी स्टेट में जब बोलते हैं तो जो भी ट्रांसफर हम कर रहे हैं हीट वो आगे की तरफ ट्रांसफर होते जा रहा है। क्लियर है? तो ये एक टर्म हमको सीखने को मिला, वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। तो कभी भी अगर ट्रांसफर ऑफ हीट फॉर वेरिएबल एंड स्टेडी स्टेट आए तो मन में आ जाना चाहिए कि वेरिएबल स्टेट में जो है एनर्जी ट्रांसफर है वो यूनिफॉर्म नहीं, एनर्जी नहीं जा रहा सर है आवाज फिर से हर कटने क्रॉस लगा। सेक्शन। हेलो, यस सर। Yes, क्या sir. है? आ गया? यस ये। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आइसोथर्मल सरफेस। अभी हम लोग टर्म समझ रहे हैं जो हम लोग यूज करेंगे। आइसोथर्मल सरफेस किसे कहेंगे? नाम से बताओ, नाम से क्या समझ में आ रहा सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। है? हो गया। यस सर।
तो हम बोल रहे थे कि आइसोथर्मल सरफेस, नाम पढ़ के तुमको कैसा लग रहा है कि कैसा सरफेस के बारे में बात कर रहा हूँ? जो सर सभी Temperature. तरफ एक एक करके कोई बोलो। सर जो सरफेस सभी तरफ टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखे। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर। यस सर। यस सर। तो अगर हम ऐसा सरफेस की बात कर रहे हैं जिस सरफेस का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल टेम्परेचर सरफेस। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले तो बोल सकते हैं कि एनी सरफेस having its all point at same temperature. थर्मल सरफेस यानी कि कैसा भी सरफेस जो है एज्यूम कर लो तुम, जैसे तुम्हारा घर में बैठे हो उसका एक वाल हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि वो वाल जो है उस वाल पे हर एक पॉइंट का टेम्परेचर सेम है, तो हम उस सरफेस को यानी कि वाल को जो एरिया है सरफेस है उसको हम बोलेंगे कि वो आइसोथर्मल सरफेस है, यानी कि उसके हर एक पॉइंट पे कहीं भी अगर हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो हर पॉइंट पे हमें टेम्परेचर सेम मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसे सरफेसेस को हम लोग नाम देते हैं आइसोथर्मल सरफेस। अगर हीट जो है ट्रांसफर किस फॉर्मेट में हो रहा है उसके हिसाब से आइसोथर्मल सरफेसेस का शेप चेंज होता है। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पे हम एक बल्ब जला दिए हैं, ठीक है, ये बल्ब जल रहा है, तो इससे हीट किधर निकल रहे होंगे? हीट ऐसे ट्रांसफर हो रहा होगा चारों तरफ। यस सर। बोलो। ठीक है, चारों तरफ कहने का मतलब है कि सर्कुलर या फिर स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल होगा यानी कि हम इससे अगर ऐसे इक्वल दूरी पे जाएंगे तो इक्वल दूरी पे चारों डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। और यस सर। अगर हम रेडियस से हम कॉन्सेंट्रिक मान के हम स्फीयर बनाते जाएं, स्फीयर है सब, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे हमें कैसा मिलेगा कि टेम्परेचर सेम। यानी कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स रहा या स्फेरिकल सोर्स है तो उसके हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो हमें जो आइसोथर्मल सरफेसेस मिल रहे हैं, यानी कि सब जो ड्रॉ किए हैं ये हमें क्या कर रहे हैं कि आइसोथर्मल सरफेस है। ठीक है, तो इससे हमें कैसे मिल रहा है? तो स्फेरिकल मिल रहा है। वही अगर हम ट्यूबलाइट जला दें, ठीक है, ये क्या है? ट्यूबलाइट एज एग्जाम्पल है, या फिर गर्म करके पूरे एकदम टेम्परेचर पे रॉड भी है, रेड हॉट रॉड करके लाके रखती है, ठीक है, तो इससे अगर पतला सा रॉड है तो इससे जो एनर्जी निकलेगा वो भी किस डायरेक्शन में? इससे चारों तरफ जाएगा। यानी कि हम देखेंगे कि अगर हम ऐसा एक सिलेंडर शेप बनाए, ठीक है, तो ऐसे सिलेंडर में अगर हम देखेंगे तो सिलेंडर जो है यहाँ से अगर आर दूरी के रेडियस पे है तो इस सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर हमें सेम मिलेगा। बात समझ यस पा सर। रहे हो? यस ठीक है, सर। जैसे कि अगर बहुत ही रेड हॉट आयरन का बार है, यानी कि बहुत ही लाल गर्म कर दिए, छोटा भी चलेगा लेकिन समझने के लिए हम बहुत ही लाल कर दिए और ऐसे ले कर रख दिए, तो अगर ऐसा हम देखेंगे तो उससे चारों डायरेक्शन में यानी कि गोल गोल अगर हम उसको घूमेंगे तो सेम दूरी पे यानी कि आर दूरी पे हमें सेम टेम्परेचर मिलेगा। तो हमें चाहिए इसमें जो हमें आइसोथर्मल सरफेस मिल रहा है वो सिलेंड्रिकल मिल रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा सोर्स कैसा है? यहाँ पे हम टाइट या फिर रेड हॉट आयरन बोल रहे हैं, यहाँ पे हम एक बल्ब को जलाए हैं या फिर कहीं भी एक आग जला दिए, दिया जला दिए, कुछ भी है, तो वहां से अगर हम देख रहे हैं तो जो स्फेरिकल सरफेस मिल रहा है, अगर ट्यूब टाइप का लिनियर है तो वहां से हमें सिलेंड्रिकल मिल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा कोई एक फर्नेस है, फर्नेस से इधर बहुत ही आग जला दिए, इधर कोयला वैला सब जला दिए, तो इससे जो हीट एनर्जी निकलेगा ऐसा निकलेगा, यानी कि इस एरिया को अगर हम कंसीडर करेंगे तो हीट एनर्जी क्या निकलेगा इससे?
परपेंडिकुलर टू द सरफेस से ट्रांसफर होगा, हम चारों ओर से बंद कर रखे हैं तो ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 8 दूरी पे जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें कैसा मिलेगा, ऐसा ही शेप का मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऐसे जब ये हीट है, यानी कि इधर आग जल रहा है, ऐसा हमारा गेट है, इसका दरवाजा, तो इससे जो हीट निकलेगा इससे हमें कैसा दिख रहा है, तो प्लेनर दिख रहा है। यानी कि हीट किस फॉर्मेट में जनरेट हुआ है, किधर से किधर मूव कर रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो शेप ऑफ आइसोथर्मल सरफेसेस जो है सोर्सेस पे डिपेंड करता है कि हाँ किस सोर्स से वो हीटेड हो रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट शब्द पहले भी हमें यूज में आया है। ग्रेडियंट का मतलब हम क्या बोले थे कि कहीं भी ग्रेडियंट दिख जाए इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो क्वांटिटी है, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर को हम डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, यानी कि dt बाई dx। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो dt बाई dx को हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट। माइनस क्यों लगाए ये भी हम बताएंगे। ये पहले भी बोले थे कि हमें कभी भी अगर ग्रेडियंट मिलेगा, ठीक है, तो नीचे dx होगा। जैसे कि न्यूटन्स फॉर्मूला हम लोग विस्कोसिटी में पढ़े थे, माइनस थीटा ए dv बाई dx, तो हम बोले थे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है नीचे dx है। तो आगे भी हम लोग को पढ़ने की मिलेगा ग्रेडियंट, तो कहीं भी ग्रेडियंट मिलेगा तो हम लोग के लेवल में वही समझना है कि नीचे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ रहेगा। जैसे कि रेट होता है तो टाइम रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा है एक कंडक्टर जिससे हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से जो है हीट इसमें से पास हो रहा है Q। कुछ दूरी पे जाके हमने ऐसा सरफेस मान लिया, ठीक है, इससे और कुछ दूरी पे हमने एक दूसरा सरफेस मान लिया जिसके बीच का दूरी हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स। यहाँ का टेम्परेचर हमने बोला कि T है, तो यहाँ का टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T है, ठीक है। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसा है कि अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सरफेस का टेम्परेचर T है, ऐसा आगे बढ़ रहे हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। सोर्स से जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, इसलिए हम आगे गए डेल्टा एक्स, तो टेम्परेचर जो है T माइनस डेल्टा T आया। क्लियर है? तो ये दोनों जो सरफेसेस हमें दिख रहे हैं, ये दोनों सरफेसेस जो होंगे, ये तो हमें दिख रहा होगा आइसोथर्मल, ठीक है, ये दोनों तो हमें आइसोथर्मल सरफेस दिख रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हम लोग डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज इक्वल टू जो है टेम्परेचर डिफरेंस दोनों सरफेसेस का, यानी T माइनस डेल्टा T माइनस T, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यानी कि हमें दिख रहा है माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। इसे ही हम बोलते हैं कि ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है हमारा। यहाँ क्लियरली देखो कि माइनस साइन इस वजह से आया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर घट रहा है। दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. एक्स अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है कि एक इंक्रीजिंग, यानी कि डेल्टा एक्स इंक्रीजिंग है तो डेल्टा टी डिक्रीजिंग। अगर हम उल्टा डायरेक्शन में आते हैं, यानी कि हम अभी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस कंडीशन में, तो हम डेल्टा टी लिखे हैं। अगर वही राइट टू लेफ्ट आते तो देखते कि डेल्टा टी पॉजिटिव है तो डेल्टा एक्स निगेटिव होता, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। निगेटिव साइन जो है ये, यानी कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस x, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा।
क्लियर है? तो यहाँ Yes, पे sir. हमने कुछ टर्म्स समझा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर दे रखा है, अगर हम एक एंड को हॉटर एंड बोल रहे हैं, दूसरे एंड को कोल्डर एंड बोल रहे हैं, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है वो हॉटर एंड है, जहाँ का टेम्परेचर कम है उसे कोल्डर एंड बोल रहे हैं। तो हीट जो होगा हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक ट्रांसफर होगा। क्लियर है? इसमें हमने दो तीन Yes. टर्म समझे कि एक एसटीडी स्टेट होता है, एक वेरिएबल स्टेट होता है। एसटीडी स्टेट उस स्टेट को कहेंगे जब हीट फ्लो जो होगा हर क्रॉस सेक्शन से सेम होगा, वेरिएबल में वेरी करेगा, यानी कि सम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है इट इज एब्जॉर्ब बाय जो भी जिस भी बॉडी से, यानी रॉड से जा रहा है तो इट इज ऑब्जर्व बाय रॉड। फिर हमने देखा कि आइसोथर्मल सरफेस जिसका टेम्परेचर सेम है उसे हम कहेंगे कि इट इज आइसोथर्मल सरफेस, और दो आइसोथर्मल सरफेसेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम उसे हम बोल रहे हैं कि इट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये सब सारे सब क्लियर होने चाहिए। इसके बाद है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लें हमारे पास रॉड है ऐसा, इसे हम इधर एक हॉटर एंड पे रखे हैं, एक कोल्डर एंड पे रखे हैं, तो इधर से हीट कुछ ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, क्यू हम बोल रहे हैं कि हीट जो है इधर से अंदर से जा रहा है इधर की तरफ। इसका लेंथ लेट से कि एल लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो ये जो हीट ट्रांसफर है ये किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा बताओ? Length पे. सबको क्लियर है कि यहाँ पे हियर जो Q होगा जितना ज्यादा लेंथ करेंगे उतना ही ज्यादा हमें हीट एक एंड से दूसरे एंड जाने में हमें लगेगा। Yes, sir. सबको Yes, sir. ठीक है। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाए तो Sir, flow कम होगा sir. अच्छा, Temperature लेंथ को, decrease करेगा. हाँ, और लेंथ को बढ़ाएंगे तो हीट फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए हम दोनों में समझो कि अगर हम लेंथ को बढ़ाए हैं तो हीट फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा. सब तब से बोल रहे हो कि ज्यादा होगा। सोचो, इसको फील करो। जैसे कि अगर हम रॉड ले रखे हैं, आग जल रहा है, खुद एक्सपेरिमेंट सब तो हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं। अगर रॉड ऐसा पकड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पकड़ रखे हैं इसको, तो रॉड जितना छोटा रहेगा क्या हमें गर्मी उतना जल्दी फील होगा? Yes, sir. और रॉड जितना लंबा रहेगा उतना ही लेट से हमें अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो हमें ये जो हीट है लेंथ से कैसा रिलेशन है? जितना लंबा हीट उतना ही हीट फ्लो तो धीरे ना हो जा रहा है एंड तक पहुंचने तो में। 1/L हो जाएगा sir. हाँ, अब एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया में क्या होगा? अगर हम बोले कि एकदम पतला सा एरिया है, ठीक है, और एक एरिया हम ऐसे ज्यादा कर देते हैं, तो हीट का फ्लो है दोनों को हम करें किसमें ज्यादा होगा? Sir, जो इसमें पतला ज्यादा है. है मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे और इसमें कम बड़ा वाला में वाइब्रेट sir. करेगा। जैसे एनर्जी जो होगा ट्रांसफर किसमें होगा ज्यादा? जैसे कि अगर तुम पानी गर्म करने जाते हो, ठीक है, ग्लास में ले जाके रख दो और पतीले में ले जाके रखो, किसमें ज्यादा जल्दी गर्म होगा? सेम अमाउंट रखे हो तो। पतीले में sir. क्यों? क्योंकि सर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है. एरिया ज्यादा है, हीट ज्यादा ट्रांसफर होता है। ग्लास में अगर हम करने जाते हैं तो ग्लास में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एरिया कम है, हीट जो है ज्यादा कम एब्जॉर्ब करेगा। बात सबको क्लियर है? यानी कि Yes sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब दोनों एंड का टेम्परेचर पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? टेम्परेचर डिफरेंस पे बोलो, दोनों एंड के टेम्परेचर डिफरेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
मान लेते हैं किसी चीज हीट कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये 100 है और ये 10 है और एक है 20 है और ये 10 है। तो किस में हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा? लेंथ एरिया हम सेम रखें यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस सही है, बोलो सर ऊपर वाले में। किस में ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा? यानी कि सर अगर हम बहुत ज्यादा, हाँ, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसका कम है, यानी कि दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा का है। यहाँ पे लगभग कम डिफरेंस है, 20 और 10 है। तो हमें यहाँ पे किस में हीट ज्यादा ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा? जिसमें डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि हम बोल यस सकते सर। हैं कि ये प्रोपोर्शनल टू हॉटर माइनस कोल्डर होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। क्लियर है? फाइनली आता है समय, यानी कि टाइम। टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा ये हीट ट्रांसफर? जितना, जैसे कि अगर हम बोल दें कि एक तरफ आग जल रहा है 100 डिग्री पे, दूसरे डायरेक्टली तरफ प्रोपोर्शनल सर। जितना ज्यादा देर तक हम रखे रहेंगे उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होता है। दूध चढ़ा के जाके सो गए तो ऐसा थोड़ी होता है 5 मिनट के बाद वो बंद हो जाएगा, नहीं, हीट जो है चलता जाएगा चलता जाएगा, यानी कि हमें दिख रहा है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो यहाँ से सारे प्रोपोर्शनलिटी अगर हमें दिख गए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, Q is proportional to A T, T hotter minus T colder divided by L। और कुछ छूट रहा है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेट क्या होता है? उसे हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट हो जाएगा, होगा? यस सर। हेलो, ठीक है, बोलते रहो, नहीं तो लगता है कि आवाज फिर गया। सर आपका तो भी यहाँ आवाज पे बहुत हमें कट दिख रहा कट के आ रहा है सर। है, समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? मतलब कहानी यस क्लियर हो सर। पा रहा है? यस सर। ठीक है, तब देख लो, और क्या, अगले दिन से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है Q by T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH माइनस TC by L हो रहा है। अब कहीं भी प्रोपोर्शन होता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q by T इज इक्वल टू KA by L into TH माइनस TC। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाए हैं तो एक कांस्टेंट आया है K, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाए हैं यहाँ पे तो हमें एक कांस्टेंट मिल रहा है K। तो हियर K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, K जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, यानी कि किस टाइप का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस चीज पे डिपेंड करता है कि हम आयरन यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर, चाहे हीट, इस सबसे कोई लेना देना इसका नहीं है। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये हमारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। माइक पे यू जूल पर सेकंड तो इधर दिख ही रहा है Q by T। ठीक है, L और M तो नीचे M आ जा रहा है और केल्विन भी आ रहा है, दिख रहा है। A Yes. by L तो यस मीटर हो सर। जाएगा ये चीज। अब जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। वाट। हाँ, तो हम इसे वाट मीटर पर केल्विन लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है,
तो जूल पर सेकेंड, मीटर केल्विन या फिर वाट पर मीटर केल्विन, दोनों में से कोई सा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अगर k का वैल्यू जो है, k रिप्रेजेंट करता है हमारे मटेरियल के बारे में। अगर k का वैल्यू इंफिनिटी है तो हम लोग बोलेंगे कि जो मटेरियल है परफेक्टली क्या है, बोलो। ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है हमें। जितना ज्यादा k होगा उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, और ये मटेरियल के बारे में बता रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि k अगर इंफिनिटी है तो हमारा परफेक्ट कंडक्टर होगा। लेकिन अगर k जीरो होगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जीरो, यानी कि परफेक्टली हम बोलेंगे कि इंसुलेटर है। यानी कि हम k का वैल्यू देख के बता सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो कंडक्टर है यानी या इंसुलेटर। इंफिनिटी इनफाइनाइट तो होता नहीं, सायरन ये सब करेगा तो k का वैल्यू हाई कहेंगे, और लो रहेगा तो हम बोलेंगे कि इंसुलेटर। लेकिन फॉर परफेक्टली कंडक्टर, जैसे आइडियल कंडक्टर कर सकते हैं, आइडियल इंसुलेटर कर सकते हैं, उसके लिए k इनफाइनाइट और k जीरो। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। अच्छा, ह्यूमन बॉडी कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर। हीट हम लोग उतना ट्रांसफर कर पाते हैं क्या, बताओ? नो सर। अगर आग पे एक तरफ हाथ रखो, दूसरे हाथ से दूसरे को टच करोगे, उसको हीट फील होगा? नहीं होगा, तुम्हारा हाथ भले जल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हाँ, अगर करंट के बारे में बात करें तो करंट में गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है? यस विथ सर। रिस्पेक्ट यस टू सर। हीट, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी जो है बैड कंडक्टर होता है विथ रिस्पेक्ट टू हीट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू अगर करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके रिस्पेक्ट में जो होता है हम लोग गुड कंडक्टर होते हैं। तो वायर पकड़ के दूसरे को टच करे तो भी जुड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंस Q बाई टी इजकल टू K बाई L TH माइनस TC, यही है, ये हमारा हीट ट्रांसफर है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर स्मॉल चेंज, यानी कि अगर हम छोटे से पोर्शन की बात कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? ये तो हमने लिखा एज अ जनरल, लेकिन अगर वेरिएबल रहा तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल change or rate of heat flow, relation between the rate of heat flow and temperature gradient। क्या होगा? तो इधर हम बोल रहे हैं कि dq बाई dt हो जाए, यानी कि स्मॉल चेंज। k बाई l है तो भाई उसमें हम k तो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे dt बाई dx आ जाएगा और यहाँ पे माइनस लगेगा, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो ऊपर वाला इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा टी यानी कि सिंस अगर हम डी लिखते हैं टी फाइनल माइनस टी से लिखेंगे। फाइनल क्या है? कोल्डर एंड है और हॉटर एंड लोअर है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम जब इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं dt के टर्म में, तो हम हायर माइनस लोअर नहीं लिख रहे हैं, बल्कि फाइनल माइनस लिख रहे हैं, और ऊपर वाले केस में हम हायर माइनस लोअर लिखे हैं, इसलिए माइनस साइन नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया और ये रेट ऑफ हीट फ्लो हो गया। तो रेट ऑफ हीट फ्लो और टेम्परेचर ग्रेडियंट का हमें ऐसा रिलेशन दिख रहा है कि dq बाई dt जो है इक्वल टू माइनस ka dt बाई dx। इतना बात में किसी को दिक्कत है पूछ सकता है अभी तक?
नहीं है किसी को? सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। हम मान लेते हैं कि स्मॉल रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए दो छोटे छोटे ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि दो ऐसे थर्मल है जो कि dx दूरी पे है, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर हुआ हम इस रेट ऑफ हीट फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? dt by dx यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो यही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, यहाँ पे th माइनस tc है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम हायर माइनस लोअर लिखेंगे, लेकिन जब हम डेल्टा टी के फॉर्म में लिखते हैं तो डेल्टा टी हमेशा हमें क्या निकालता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। तो फाइनल क्या है हमारा? टीसी यानी कि लोअर टीसी। टेम्परेचर है, हाँ, यानी कि कोल्डर है, कोल्डर यानी टेम्परेचर कम, कम टेम्परेचर में से हाई टेम्परेचर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव। यस सर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है इसलिए ये निगेटिव में है। क्लियर है? यस सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे सब, 10th क्लास में सब तो करके ही Yes, आए हो। Yes, sir. ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा एक कंडक्टर है, इसे अगर हम बैटरी के क्रॉस में ऐसा लगा दिए, ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे कि रेजिस्टर की तरफ बिहेव करेगा। ये पोटेंशियल भी है, करंट आई है, इसका रेजिस्टेंस आर हम लोग क्या लिखते थे याद है? रो एल बाई ए। यस सर। ठीक है, रेजिस्टेंस आर है तो आई क्या लिखते थे? आई इक्वल टू ओम्स लॉ से V बाई आर लिखते थे। यानी कि V क्या होता था? अगर V ये हम प्लस मान रहे हैं माइनस, यानी कि यहाँ का हायर बुक पोटेंशियल और यहाँ का हमारा लोअर पोटेंशियल, यानी कि V हायर माइनस V लोअर आर होता था। क्लियर है? यस किसी सर। को कोई दिक्कत? आर को हम लोग ऐसा लिख सकते थे रो एल बाई, खैर हम यहाँ पे इतना ही छोड़ते हैं। ये हम लोग जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वही हमें दिख रहा है कि अगर ये हमारा हीट रॉड है, इसे हम दो टेम्परेचर पे रखे हैं, इधर का टेम्परेचर हाइयर है, इधर का टेम्परेचर लोअर है, यानी कि हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, ये टीसी वाला 0 डिग्री सेल्सियस पे, कोई सा भी टेम्परेचर हो। हॉटर और कोल्डर हम बोल रहे हैं। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉटर एंड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कोल्डर एंड, यानी कि जिसका टेम्परेचर कम है। यहाँ से हमने क्या देखा कि Q बाई टी इजकल टू के ए बाई एल टी एच माइनस टी सी, यही देखा था। अब ये Q बाई टी क्या है? हीट यहाँ पे भी ट्रांसफर। याद करो कि Q बाई टी रेट ऑफ चार्ज फ्लो को ही हम करंट कहते थे, कहते थे। यस सर। तो Yes, हम sir. लोग इसे क्या नाम दे देते हैं? आई एच, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट करंट। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है उसे हम बोल रहे हैं कि इट इज हीट करंट इक्वल टू, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि टी एच माइनस टी सी है डिवाइडेड बाई, इसको हम पूरे को नीचे ले जाएंगे तो एल बाई के हो जाएगा, ऐसा होगा। इसे हम ऐसा अगर लिख लें टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाई आर, तो यहाँ हमें दिख रहा है दिस इम्प्लाइज कि आर इक्वल टू एल बाई के ए, और इसे हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दोनों सिमिलर है, सेम टाइप के क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं। तुम करंट पढ़ो या फिर ये पढ़ो, दोनों चीज बात बराबर है। यहाँ पे जो चीज हम लोग पढ़ते हैं वही वहां भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो तुम
सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन सब करे हो, यहाँ भी हम लोग वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि R इक्वल टू L बाई के, L को, R को हम बोल रहे हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस। अब किसी को मन में आएगा कि इधर तो R रो L बाई था, इधर L बाई के, तो यहाँ पे K क्या रिप्रेजेंट किया था? कंडक्टिविटी। अगर हम इस केस में हम देख रहे हैं तो हियर R जो है वो रो L बाई A है, जिसे हम L बाई सिग्मा A भी बोलते थे, याद है? जो 1 बाई रो होता है। हेलो, यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रो एल बाई ए या एल बाई रो एल लिखा, यहाँ पे हमको दिख रहा है आर इक्वल टू एल बाई के कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी है तो नीचे है, रेजिस्टिविटी है तो ऊपर है, तो सिमिलर चीज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं नाम थर्मल रेजिस्टेंस, हीट करेंट, ठीक है, TH माइनस TC। जैसा कि यहाँ हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल था, वैसे ही यहाँ हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा करंट बहेगा वो कहाँ से कहाँ बहेगा, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होगा, यानी कि हीट करंट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ बहेगा। जैसा कि इसमें करंट वाले में करंट जो हमारा बहता था वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता था, तो दोनों को हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों हमें सिमिलर टाइप के दिखेंगे, थोड़े से बस चेंजिंग के साथ। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। सर एक बार ऊपर कीजिए, नोट करना। और ऊपर, हाँ यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग जैसे पास आउट ये सब में पढ़ाते हैं, तो वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाते हैं, 12 का करंट चैप्टर हो जाता है उसके बाद। क्यों? क्योंकि वहां पे आसान हो जाता है कि करंट में सब कुछ तो पढ़ चुके होते हैं, यहाँ पे बस बता दिए, उसके बाद सीरीज पैरेलल खत्म। यस सर, हो गया सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एसटीडी स्टेट है, ठीक है, एसटीडी स्टेट मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? सेम। कह रहा है कि एक रॉड है ऐसा, इसे जो है इधर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रखा है और दूसरे एंड को 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर रखा है। बीच में मतलब इधर ए टाइप का मटेरियल है, इधर बी टाइप का मटेरियल है, ये लेंथ भी हमारा x है और ये लेंथ भी x है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां का टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। दे रखा है कि अल्फा के इक्वल टू 300 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस एंड केवी जो है ये है 200 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये गिवन है। एसटीडी स्टेट में हमें टी टेम्परेचर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे बताओ सोच के? हीट से तुम आराम से सोच सकते हो, हीट में पढ़े होगे, कैलकुलेशन सब किए थे ना, दो रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो पोटेंशियल फाइंड करना। खैर यहाँ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ स्टेडी स्टेट है, यानी कि ए पार्ट से जितना हीट फ्लो हुआ होगा उतना ही हीट बी पार्ट से भी फ्लो होगा, बस इसी पे सोच लेना है।
तुम्हें अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इसमें हमको ये दिख रहा है कि दोनों रॉड जो है सीरीज टाइप दिख रहे हैं और जो भी करंट है एक से दूसरे में जो जा रहा है वही जा रहा है, यानी कि सीरीज कनेक्शन दिख रहा है। खैर यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ देखो कि जो यहाँ हीट पास हो रहा है क्यू ए, यहाँ से हीट पास हो रहा है क्यू बी। सर 60 डिग्री सेल्सियस है क्या आंसर? 60 मिनट, हाँ ठीक है। अगर हमें दिख रहा है कि इन एसटीडी स्टेट, तो इन एसटीडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम टाइम की बात कर रहे हैं तो हम नीचे टाइम दोनों के लिए समय सेम होगा, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम बोल दे रहे हैं तो ऐसा होगा। तो यहाँ से कितना पास हो रहा होगा, तो क्या लिखेंगे हम, के ए एल, एल क्या है एक्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया, नहीं बराबर लेना है। डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या लिखेंगे तो 100 माइनस टी इक्वल टू, इधर जाएंगे तो के बी लेंथ एक्स ही दे रखा है, एरिया ए ही दे रखा है, टेम्परेचर तो टी माइनस हायर माइनस लोअर लिखेगा। सॉल्व कर लो, कितना मिल रहा है, T इक्वल टू के ए इंटू 100 डिवाइड बाई के प्लस के बी, शायद यही हमको दिख रहा है। हो गया? यस यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का डोर है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का डोर है, मान लेते हैं कि ऐसा फिगर बना देते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एक साइड इनसाइड होता है, एक साइड आउटसाइड होता है, क्लियर है। तो इसके जो डायमेंशंस दे रखे हैं वो ऐसा है कि ये जो है 150 सेंटीमीटर हाई है, चौड़ाई इसका 80 सेंटीमीटर है और थिकनेस इसका जो है 6 सेंटीमीटर। के का वैल्यू जो दे रखा है इसके लिए वो है 0.0005 कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस यूनिट में दे रखा है। बोल रहा है कि अंदर का टेम्परेचर यानी कि यहाँ पे टी इनसाइड जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और इधर बाहर का टेम्परेचर जो है टी आउटसाइड ये है 30 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि फाइंड हीट लॉस पर यूनिट पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। एक रेफ्रिजरेटर को एज्यूम करो, रेफ्रिजरेटर का डोर है, ठीक है, बाकी साइड से हमें उतना मतलब नहीं है, डोर दे रखा है तो डोर से ही अंदर का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, बाकी सब वैल्यूज दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा।
आ गया। यही आएगा क्या? 13.5। 13 1800 कैलोरी दे रखा है। यस सर आ रहा। कितना है? 1800 कैलोरी। सर 180 आया मेरा। 180 आ रहा है, इसमें तो 1800 दे रखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। के का वैल्यू इसमें 0.005 है, हम 0.10 बढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 182 कैलोरी आएगा। सबका आ रहा है? यस सर। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ फाइंड कर रहे हैं। हीट लॉस यानी कि इधर का टेम्परेचर 0 है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, यानी कि बाहर से हीट अंदर जा रहा होगा, यानी कि हमारे रेफ्रिजरेटर का लॉस है, नुकसान है। तो ये जो हीट लॉस है वो किसमें आएगा? निगेटिव में। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्लियर ना? यस तो ऐसे से सवाल रहेंगे। कैलकुलेशन देख ही रहे हो, कितना सारा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत ध्यान दे दो तो इस कैलकुलेशन में भी ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। इसके बाद है, ऐसे से बहुत सारे सवाल रहेंगे। कभी दे देगा कि केटल है, केटल का एरिया इतना है, थिकनेस इतना है, हम स्टोव पे रखे हैं, ऊपर पानी रखा हुआ है, तो स्टोव से इतना ही जा रहा है, बताओ कितना समय लगेगा। वहां भी यही काम करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। लेकिन सिचुएशन को समझाने में कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो 5-6 लाइन आराम से चला जाता है। ठीक है, तुम अपने कॉपी में लिखोगे तो हो सकता है कि आधा कॉपी भर जाए, अगर बड़ा बड़ा लिखते हो तो। उससे घबराना नहीं। यहीं पे है, डोर है, रेफ्रिजरेटर है, इतना है, इतना है, लिखने जाएं तो हम कम से कम 5 लाइन लिखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे कंडक्टर्स होंगे, यानी कि इस तरीके से लाइन से एक एंड दूसरे एंड से कनेक्टेड होगा। ये हमको बताने का जरूरत तो नहीं है कि सीरीज किसे कहते हैं, बताना पड़ेगा। नो No, sir. No, sir. ठीक है, हम इसका लेंथ L1 L2 L3 L4 ऐसा ही मान लेते, बहुत सारा भी दे सकते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, ऐसा ही अगर आगे भी चलता रहे तो चलता जाए। तो ऐसा सब हमें सीरीज में दिख रहा है। सबका जो कोएफिशिएंट है वो K1 K2 K3 K5 K4 ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं कि जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो इन सीरीज
वहां पे हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, सेम होता है, पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ भी ध्यान से देखो कि अगर स्टेडी स्टेट होगा तो यहाँ से जो हीट पास होगा रेट ऑफ हीट फ्लो हर से सेम होगा, तो हम बोलेंगे कि हीट करेंट विल बी सेम। ठीक है, हीट करंट क्या होगा, सेम होगा। हीट करंट सेम है यानी कि हम बोल रहे हैं कि हीट करंट आई एच, यानी कि सबके कारण अगर हम हीट की बात करेंगे तो सारे सेम मिलेंगे, यानी कि हीट करंट आई एच हम बोलेंगे तो क्या मिलेगा, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू जो भी, तो यहाँ से Q बाई टी दैट इज इक्वल टू, पहला के लिए अगर लिखेंगे हीट करंट तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं हीट करंट क्या था, तो ये Q बाई टी था। तो ये हम पहला के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, T1 माइनस T2 इंटू KA बाई L ये लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन R1 R2 लिख लेते हैं आप, ज्यादा अच्छा। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे R1 यहाँ R2 दैट इज इक्वल टू R3 माइनस T4 बाई R3, ऐसा ही चलता जाएगा। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, यही था ना। यस सर। अगर हम सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलो, सम ऑफ पोटेंशियल बोल रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से हम T1 पहला के क्रॉस में अगर देखें तो हमें क्या मिला, T1 माइनस T2, ठीक है, दूसरे के डिफरेंस में मिला T2 माइनस T3, ऐसे ही करते करते लास्ट में जाएंगे, ये मिलेगा हमें। तो फाइनली जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा TH माइनस TC ही मिलेगा, बोलो। यस सर। सब तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये चीज है। तो सिमिलर टू ऐसा है, सिमिलर टू, ठीक है, इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है। ऐसे दो रेजिस्टेंस है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, ये V है, ये R1 है, ये R2, तो इधर से करंट I जा रहा होता है, तो बोलते हैं दोनों से करंट I सेम ही जाएगा, और I इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर इसके क्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस V2 है, तो लिखते हैं V1 बाई V2, V1 बाई R1 एंड दैट इज इक्वल टू V2 बाई R2, एंड V1 प्लस V2 जो होता है वो V के बराबर होता है, लिखते हैं। तो यहाँ से Yes, हम sir. लिखेंगे I R1 प्लस IR2 इक्वल टू V को हम लोग लिख लेते हैं IR, तो यहाँ से हम बोलते हैं कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ रहा है, R1 प्लस R2। ठीक है, ये हम लोग करंट में पढ़े हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम सबको मिला रहे हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो IH है जिसे बोल रहे हैं TH माइनस TC बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मिला है, इसलिए सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो हेलो, यस Yes, सर। sir. आया, यस सर आगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हम ऐसा सोच सकते थे कि ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जुड़े हुए हैं, इधर हॉटर है, इधर कोल्डर है, इन सब का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 दे रखा है।
हम इन सबको हटा के सिर्फ एक ही कंडक्टर यूज करना चाहते हैं जो कि इस एंड पे हो, ये इस एंड पे हो, तो हीट ट्रांसफर इसमें भी आई ही जाए, इसमें जो आई जा रहा था वही यहाँ भी जाए। ठीक, इसका जो ये आर इक्विवेलेंट कितना, तो हम आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे यहाँ से, तो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे कि ये सबका रेजिस्टेंस का सम होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर टू ये हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ करंट वाला आ रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे आई लिखा था, वैसे टेम्परेचर डिफरेंस में जैसे V1 बाई R1 लिखते थे, वैसे यहाँ पे डेल्टा T बाई R1, डेल्टा T बाई R2, डेल्टा T बाई R3 ऐसा करके लिख। क्लियर है? हेलो, यस यस सर। ठीक है, तो जब हमारा अगर ये सीरीज कनेक्शन रहेगा तब आर इक्विवेलेंट हमें ये लिखना है। ठीक है, ऑल्सो अगर हम आर इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो हम के बारे में बता करना चाहते हैं, यानी कि इक्विवेलेंट फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये इक्यू की हम बात कर रहे हैं। ये कैसे पता करेंगे, तो हम जानते हैं कि सिंस आर जो होता है एल बाई के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट जो है ये R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा चलते जा रहा है। तो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जितना ज्यादा L है L बाई के इक्विवेलेंट इंटू एरिया हम सबका सेम रखे हैं, तो ये आएगा L1 बाई K1A प्लस L2 बाई K2A प्लस ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ए कट गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा कि L बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 चलता जाएगा। तो यहाँ से हम के इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करना चाहें तो के इक्विवेलेंट ध्यान से देखो तो आ रहा है L डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3, जितना भी दिया रहे सबका जोड़। ठीक है, फॉर चलो मान लेते हैं कि इफ यस है L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 सब रहे L के बराबर, तो इस केस में के इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ, दिख रहा है 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यस ठीक है, अगर हम वही बोल रहे हैं केस 2, यानी कि फॉर ओनली 2 कंडक्टर्स। ठीक है, मोस्टली जो हमको मिलता है 2 या 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 कंडक्टर्स अगर रहेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर 2 कंडक्टर्स हैं तो हम लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट इक्वल टू L बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोले कि अच्छा ऊपर यहाँ पे L जो है ध्यान देना है, यहाँ पे हियर L यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ऊपर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस, कभी कभी पूरा लेंथ नहीं देखे दिया रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे सिंस L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें n आ जाएगा, ध्यान रहे। ठीक है, जितना नंबर ऑफ रहेगा उतना आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि L बाई L1 प्लस L2 यानी कि और कुछ नहीं बल्कि L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 इतना रहेगा। मोस्टली अगर इसमें L1 इक्वल टू L2 रहा तो इस केस में अगर हम के इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ध्यान से देखो ऊपर 2 बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 दिख रहा है, इसे सॉल्व करोगे
तो हमें मिलेगा k इक्विवेलेंट इक्वल टू 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2। ठीक है, दो के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो इसे याद रखना है। इक्वल लेंथ रहा तो 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2। ठीक है, यस सर। इतना बात में किसी को दिक्कत? ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशंस देखेंगे। ठीक है, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो क्या करेंगे, रिसेप्टर में ये है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, सल्स एक्सपेरिमेंट और ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, यानी कि जो लेक पे आइस जमता है तो किस रेट से जमता है वो चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को देखेंगे और हो जाने के बाद फिर रेडिएशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। सर Thank you, प्रीवियस क्लास sir. का पीडीएफ भेज दीजिएगा ना, कौन सा प्रीवियस क्लास का। भेजा हुआ तो है सर, नहीं भेजेंगे क्या? नो सर। ठीक है, भेज देता हूँ। ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.